नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम देख रहे हैं और गृह विज्ञान के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके इसको कॉपी पे उतारिए और याद कीजिए। तो ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रही हूँ वो सिर्फ इसलिए ही बना रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कॉपी पे उतार के इसको याद कर सकें। और ये सभी आपके गृह विज्ञान की जो पुस्तिका है उसको कवर अप करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की क्लास देखते हैं अपन। तो अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन के निर्माण में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर किसका प्रयोग किया जाता है। तो साबुन के निर्माण में मतलब साबुन को बनाने के लिए वसा एवं क्षार का प्रयोग किया जाता है। वसा और क्षार को मिला के क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, ठीक है। और साबुन कौन सा, जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं वो वाला, ठीक है। चाहे वो कपड़े धोने का हो, चाहे वो बर्तन मांजने का हो, या चाहे वो नहाने का साबुन हो, या फिर आपका दूसरा होता है अपमार्जक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। और साधारण भाषा में इसको सर्फ कहा जाता है। तो वो अलग चीज होती है, उसको और इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वस्त्रों का संग्रहण से क्या तात्पर्य है। तो वस्त्रों को धोने के पश्चात इस्त्री करके तरीके से रखरखाव को वस्त्र का संग्रहण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़े की रोकथाम के लिए वस्त्रों के बीच में किसकी गोलियां रखी जाती हैं। ये 2019 में बहुत आया था ये वाला क्वेश्चन होम साइंस के पेपर में। तो इसमें नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, संग्रहण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संग्रहण में वस्त्रों की मरम्मत, नमी रहित स्थान, हैंगर में तरीके से टांगना, ऊनी वस्त्रों के बीच में अखबार लगाना, फिनाइल या नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक रूप से पहनने वाले वस्त्रों को कहाँ पर रखना चाहिए। तो बच्चों, दैनिक रूप से पहनने वाले वस्त्रों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से बिना परेशानी के वो मिल सके, ठीक है, या जहां पर नमी उपलब्ध ना हो। फिर नेक्स्ट है, वस्त्र संग्रहण में वस्त्रों की छटाई से क्या तात्पर्य है। तो सूती, ऊनी, हल्के, भारी, सर्दी एवं गर्मी के कपड़े आदि को अलग अलग करके संग्रहण करना वस्त्रों की छटाई कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वस्त्रों के संग्रहण से लाभ बताइए, ठीक है। तो वस्त्रों के संग्रहण से वस्त्रों की दीर्घायु, समय, श्रम, धन की बचत, वस्त्र में नवीनता तथा जीवंतता आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की आय या पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। बात वही है, पारिवारिक आय, परिवार की आय, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। तो पारिवारिक आय ग्रॉस व कैंडल के अनुसार, अब भाई ग्रॉस व कैंडल कौन है, ग्रॉस व कैंडल है एक वैज्ञानिक है ये, ठीक है। इन्होंने पारिवारिक आय की परिभाषा दी थी। तो उन्होंने बताया था पारिवारिक आय क्या होती है, जो परिवार को मुद्रा का मतलब पैसे के रूप में प्राप्त होती है, या कोई वस्तु के रूप में प्राप्त होती है, या कोई सेवा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, तथा संतोष का वह प्रवाह होता है जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करके एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु उसके अधिकार से आता है। आई बात समझ में। तो पारिवारिक आय का मतलब क्या हुआ, एक परिवार को निश्चित समय में प्राप्त होने वाली आय। आय मतलब पैसे, आपके परिवार को पैसे मिल रहे हैं, या आपके परिवार को कोई वस्तु मिल रही है, या आपको कोई सेवा मिल रही है। जैसे कि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको रहने का, भोजन का और परिवहन की सुविधाएं हैं, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये सब प्राप्त हो रही हैं। तो ये सब इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, मानसिक आय से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिक आय वह संतुष्टि होती है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन का उपयोग करके या वास्तविक आय से प्राप्त होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल इनकम। कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु ली और आपने उसका उपभोग किया। अब भाई उपभोग क्या होता है, उपभोग का मतलब होता है वस्तु का प्रयोग किया, आपने उसको काम में लिया, और काम में लेने के बाद में आपको क्या मिली, संतुष्टि मिली। जैसे कि ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ
अब आपने इनको याद किया और परीक्षा में आपके ये आ गए तो आपको क्या मिलेगी? मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, कि जो आपने याद किया वो आपके आया। ठीक है, या जो आपने कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो सही है। तो किसी भी वस्तु के उपभोग के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसे अपन मानसिक आय कहते हैं। ठीक है, अब इस किताब की लैंग्वेज में देखते हैं। मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन का उपयोग या वास्तविक आय से प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यही है मौद्रिक आय। मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसे। तो पैसे के रूप में अपन को कैसे कैसे स्रोत होते हैं, देखिए आप। मौद्रिक आय के स्रोत, पहला है मजदूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई मजदूर है वो सुबह से शाम तक काम करता है तो उसको क्या मिलती है? पैसे मिलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको वेतन थोड़ी ना बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मजदूरी बोलते हैं। और वेतन का क्या मतलब होता है कि आपको जो प्रतिमाह, अगर आप कहीं काम करते हैं तो प्रतिमाह के रूप में जो आपको प्राप्त होता है, ये साप्ताहिक, वार्षिक या मासिक भी हो सकता है। लगान का मतलब होता है भूमि के, अगर आपने अपनी भूमि कहीं पे दे रखी है और उसके आपको मिल रहा है उसकी एवज में, तो उसको अपन लगान कहते हैं। किराए का मतलब आपको पता है, अगर आपने अपनी दुकान या अपना मकान या फिर अपनी गाड़ी कहीं आपने किराए पे चढ़ा रखी है और उसके एवज में आपको धनराशि मिल रही है तो वो किराया। लाभ अपना प्रॉफिट हो गया बैंक वगैरह में, या कोई बिजनेस करते हैं। बोनस, बोनस अपना क्या हो जाता है? जो अपन को किसी वार्षिक त्योहारों पे अपन को कोई कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ब्याज आपको पता ही है, पैसे पर जो प्रोवाइड होता है। लॉटरी है, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप अपने पैसों को लगाते हैं और वो इंक्रीज होकर आपको प्राप्त होते हैं। पेंशन या ग्रेजुएटी, ठीक है, पेंशन का मतलब होता है अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, ठीक है, या प्राइवेट में भी कह सकते हैं, कई कंपनियां कराती हैं, तो उसके बाद में जब व्यक्ति 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है तो उसको क्या प्राप्त होती है? पेंशन प्राप्त होती है। और ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति 60 वर्ष के बाद रिटायर होता है और उसको जो सभी धनराशि जो प्राप्त होती है, जो कि जितने साल उसने नौकरी करी वहां पे उस क्या होता है, उसकी आय का एक भाग कटता रहता है और वो सारा भाग इकट्ठा होकर के किस रूप में मिलता है? जब व्यक्ति रिटायर होता है उस अवस्था में उसे ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त होता है। उपहार का मतलब हो गया गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट के रूप में मान लीजिए आपने बर्थडे पार्टी करी और आपको 500 रुपए मिले या कुछ भी आपको मिल रहा है, मतलब मौद्रिक रूप में, या कोई वस्तु है, कोई सेवा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उपहार बोलेंगे। रॉयल्टी किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रॉयल्टी का मतलब होता है कि लेखक को पुस्तक की बिक्री के अनुपात में, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पुस्तक लिखी और पुस्तक लिखने के बाद में उसने उसको प्रकाशक को दे दी, और प्रकाशक ने क्या किया कि जितनी जितनी आपकी प्रतियां बिकेंगी, मतलब जितनी जितनी आपकी बुक बिकेंगी, उनकी एवज में जो आपको राशि प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। बीमारी का जो बीमा होता है उसमें मौद्रिक आय प्राप्त हो रही है, या दुर्घटना में प्राप्त राशि, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। फिर यह बोनस को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें दे भी रखा है, बहुत से व्यावसायिक संस्थानों और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष में एक बार वेतन के अतिरिक्त कुछ अंश कंपनी अपने लाभ से देती है, जिसे अपन बोनस कहते हैं। लगान से आप क्या समझते हैं? धनार्जन हेतु भूमि सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसे अपन लगान कहते हैं। मौद्रिक आय से क्या तात्पर्य होता है? अभी मैंने आपको बताया, मुद्रा मतलब पैसे, पैसे के जैसे आपके परिवार में कोई काम करता है तो उसकी जो आय होती है दैट इज मौद्रिक आय, मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में जो प्राप्त हो रही है। मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त हो रही है, ठीक है। फिर है व्यय किसे कहते हैं? परिवार द्वारा विशेष विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से उपार्जित धन को कैसे, कितना तथा किस प्रकार खर्च करना है उसे अपन व्यय कहलाता है। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्च कर रहे हैं और किस वस्तु पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट कितने प्रकार का हो सकता है? तो पारिवारिक बजट बच्चों 3 प्रकार का हो सकता है। संतुलित बजट, बचत का बजट या घाटे का बजट, लॉस का जिसको अपन बोलते हैं। बचत किसे कहते हैं? उपभोग के बाद जो धनराशि शेष बच जाती है तो उसे अपन बचत कहते हैं। आई बात समझ में? आय माइनस उपभोग व्यय, आय का मतलब उनका इनकम, उपभोग व्यय का मतलब जिस पे आपने खर्च किया। मान लीजिए आपकी आय 10,000 रुपए है, ठीक है, और आपने खर्च कर दिया 8,000 रुपए, ठीक है,
तो 10,000 को 8,000 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, बचे क्या 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये को आपने क्या किया, सुनिए, उसको आपने किसी बैंक में जमा करा दिया या डाकघर में जमा करा दिया, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन उसके बाद में उस पर जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो वो चीज क्या हो गई, अपनी बचत हो गई। ठीक है, आय माइनस उपभोग में बराबर बचत। पारिवारिक बजट क्यों बनाना चाहिए भाई, अपन क्यों बनाते हैं फैमिली का बजट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे पता चल जाता है, देसी भाषा में बोलूं तो इससे पता चल जाता है अपन को कि अपनी आय कितनी थी और अपन को कितना खर्च करना है। अगर व्यक्ति बिना बजट बनाए किसी अपनी राशि को व्यय करेगा तो क्या होगा, तो वो अपव्यय कर देगा, मतलब जितनी आमदनी है उससे अधिक वो खर्च कर देगा। ठीक है, अब बुक की लैंग्वेज देखते हैं। पारिवारिक आय एवं व्यय में संतुलन बनाने के लिए, भाई व्यक्ति को पता रहता है कि उसकी आय कितनी है और व्यय में संतुलन बनाने हेतु पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। पारिवारिक बजट में कितने अंग होते हैं, तो पारिवारिक बजट में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहले तो परिवार का परिचय, परिवार की आय, बजट की अवधि, व्यय की मद। फिर नेक्स्ट है उपभोग व्यय, कितने प्रकार का होता है, तो उपभोग व्यय 3 प्रकार का होता है। ठीक है, निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय, अन्य व्यय। उपभोग व्यय का मतलब होता है खर्चे। अब भाई परिवार के खर्चे कुछ तो निश्चित होते हैं, जैसे कि भोजन है, भाई भोजन तो चाहिए। ठीक है, फिर रहने के लिए अपना बिजली है, पानी है, बच्चों की शिक्षा पे खर्चा है, ये तो अपने निश्चित प्रतिमाह होने वाले खर्चे होते हैं। ठीक है, अर्ध निश्चित का मतलब होता है जैसे कि आपकी कोई सडनली कोई त्योहार आने वाला है या कोई आपका बर्थडे पार्टी होने वाली है जो कि अचानक से आ जाती है। अन्य व्यय में मतलब एक्स्ट्रा जो अपने खर्चे हो जाते हैं ऊपरी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उपभोग का व्यय का मतलब हो गया उपभोग में लेने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन पर होने वाला खर्च। ठीक है, बचत से क्या तात्पर्य है, कुल आय में से उपभोग व्यय निकाल देने पर कुछ चीज बच जाता है, वह बचत कहलाती है। अभी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल देके, वही है ये 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परिवार के प्रमुख लक्ष्यों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो परिवार के मुख्य लक्ष्यों को अपने 2 भागों में बांटा जाता है। तो कुछ होते हैं लघुकालीन और कुछ होते हैं दीर्घकालीन। ठीक है, लघुकालीन का मतलब होता है कम समय वाले लक्ष्य और दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय वाले लक्ष्य। ठीक है, लघुकालीन मतलब जो अपन रोजमर्रा की जिंदगी के अपने लक्ष्य होते हैं उन्हें पूर्ण करना, वो तो हो गया लघुकालीन। दीर्घकालीन मतलब बच्चों का विवाह है, या फिर उन्हें शिक्षा के लिए विदेश में भेजना है, या फिर मकान बनाना है, बड़ा वाहन खरीदना है, तो ये लक्ष्य होते हैं अपने दीर्घकालीन लक्ष्य। ठीक है, विनियोजन क्यों किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विनियोजन जीवन की सुरक्षा एवं आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने हेतु किया जाता है। ठीक है, विनियोजन किसे कहते हैं, भाई ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार अपने अर्धवार्षिक में ही आ गया था। वह बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अतिरिक्त मिलती है उसे अपन विनियोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बचत द्वारा आय में वृद्धि कैसे होती है, बचत की राशि का विनियोग कर ब्याज या लाभांश द्वारा आय में वृद्धि की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को बचत करना क्यों अनिवार्य है, तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए बचत करना अनिवार्य है। ठीक है, बैंक किसे कहते हैं, बैंक उस संस्था को कहते हैं जहां धन जमा कराया और धन की रक्षा की जाती है तथा धन की वापसी चेक, पासबुक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने देखिए इनको समझाया भी है। तो जिस लेवल पे मैं आपको क्लास में समझाती उतने ही लेवल पे मैंने जाकर के यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और लिखिए, और एक बार आप सुनेंगे तो आपको अपने आप याद होता जाएगा। और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कॉपी मुझे चेक कराइए। थैंक यू सो मच।